फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तो क्वेश्चन बन जाएगा ना एवरीवन। आप लोग एनसीईआरटी से रदरफोर्ड का जो थ्योरेटिकल 4-5 लाइन रहता है, रदरफोर्ड एक्सप्लेन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, हालांकि आप लोग को तो एमसीक्यू आएगा, तो वैसा तो कुछ आएगा नहीं, राइट? एमसीक्यू आएगा ना या सब्जेक्टिव आएगा? एमसीक्यू, तब तो उसमें कोई रदरफोर्ड पढ़ने का रिक्वायरमेंट, डिस्क्रिप्शन रहता तो पढ़ने का रिक्वायरमेंट रहता भी। तो आपको बोर मॉडल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? और बोर मॉडल पढ़ाया भी गया होगा, तो इसका एलाबोरेट फॉर्म में रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है एवरीवन? पहले की पॉइंट देख लेते हैं कि बोर मॉडल हम लोग पढ़ते किसके लिए। तो पहला बोर मॉडल में है, देखिए बोर मॉडल कुछ एजम्पशन पोस्टुलेट्स पे बनाया गया है। जैसे हम लोग ऐसे तो पीरियोडिक टेबल में 7 ही पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट? इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट मैक्सिमम 7 तक माना गया है इन जनरल। लेकिन बोर मॉडल में नील्स बोर ने इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट का एजम्पशन किया है। कितना नंबर? सिर्फ 7 नहीं, यस, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि बोर मॉडल ओनली वैलिड है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मतलब वैसा एटम और आयंस जिसमें सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो, उसी के लिए डिराइव किया गया है। तो पहला पॉइंट तो लिखना है वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, याद रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन एटम, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम 2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन? बेरिलियम 3 प्लस में? बोरॉन 4 प्लस में? या कार्बन 5 प्लस में? इन सब में 1 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। और यहाँ से ज़्यादा तक आपको पूछा नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि बोर मॉडल में इस पे क्वेश्चन आ सकता है हाइड्रोजन के लिए, हीलियम प्लस के लिए, लिथियम 2 प्लस के लिए, बेरिलियम 3 प्लस के लिए, बोरॉन 4 प्लस के लिए और कार्बन 5 प्लस के लिए, जी राइट। इसका एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट? 1 है, राइट। इसका एटॉमिक नंबर 2। जब तक लिथियम बोल रहे तब तक एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। 3, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5 और एटॉमिक नंबर 6 रहेगा। वेरी गुड। यहाँ तक आ जाइए। तो समझ में आ गया ना कि बोर मॉडल पे किस पे क्वेश्चन आ सकता है। या तो हाइड्रोजन रहेगा, नहीं तो हीलियम प्लस रहेगा, नहीं तो लिथियम 2 प्लस रहेगा, नहीं तो बेरिलियम 3 प्लस रहेगा, नहीं तो बोरॉन 4 प्लस रहेगा, नहीं तो कार्बन 5 प्लस रहेगा। मैक्सिमम इतना ही रहेगा, करेक्ट। चलिए सेकेंड एजम्पशन है इन बोर मॉडल, आप लोगों को नजर आ रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स supposed to be infinite, मतलब 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए। और आप लोग को बोर मॉडल में क्या क्या पढ़ाया गया है?
रेडियस निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए, एनर्जी के लिए और वेवलेंथ के लिए ये सब कुछ पढ़ाया गया होगा। और भी कुछ फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ऐसे भी बोला गया है, नहीं बोला गया है। चलिए कोई बात नहीं, हो गया ना। इसको हटाया जाए। बिल्कुल सब कुछ पढ़ा देंगे। वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए। एग्ज़ाम से पहले मैंने प्रॉमिस किया है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सब कुछ पढ़ा देंगे। हाइजेनबर्ग 10 मिनट का चीज़ है, ठीक है। हाइजेनबर्ग में क्या आपको पढ़ाया है, यही तो पढ़ाए होंगे, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू h/4π, राइट। ये कितना देर लगेगा, इस पर 4 प्रॉब्लम करना है, करेक्ट। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक्चुअल में सबसे पहले तो आप लोग को ये जानना है कि बोर मॉडल में क्वेश्चन आएगा क्या। पहले इस पे बात कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, राइट। तो बोर मॉडल में जनरली जो मेरा एक गेस है, हाइजेनबर्ग का नहीं बात कर रहा हूँ, ना डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो बोर मॉडल में जनरली जो क्वेश्चन आना चाहिए, या तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट पूछेंगे, राइट, और नहीं तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं, या फिर एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन का बात करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया था कितना वेवलेंथ जो फोटोन क्रिएट होगा वो पूछते हैं, और नहीं तो स्पीड पूछेंगे। ये सब क्वेश्चन आएगा, करेक्ट ना, यही सब क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर वो फार्मूला कहाँ से आया, क्यों आया, ये अभी डेरिवेशन आपको नहीं पूछा जाएगा, डैम श्योर, क्योंकि MCQ ही आने वाला है, करेक्ट। तो बोर मॉडल में टोटल एनर्जी यहाँ पे जो दे रहे हैं फार्मूला, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इक्वल टू -13.6 Z²/n² होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, टोटल एनर्जी। पहले इस फार्मूला पे बात कर लेते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब NCERT में यही वैल्यू जूल में दिया हुआ है, जूल में भी दिया हुआ है, राइट। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रहा हूं तो क्या इसको आप जूल में फार्मूला बना सकते हैं। जूल में अगर बनाना रहेगा तो क्या इसको हम लोग जूल में ऐसे लिख सकते हैं, 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 Z²/n² जूल। एग्री है या नहीं है। यहाँ पे क्या लिखकर, सिंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा चुके हैं, हाँ ना बोलते रहिएगा। तो बस आपको तो नहीं लगता है कि सर ये वाला फार्मूला रटना ज़्यादा आसान है, बाकी एग्जाम में काम कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। और ये है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये राइट। चलिए
अब यहाँ पे ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, देन व्हाट अबाउट, और इस सर यहाँ पे आपने बोला कि टोटल एनर्जी है, तो सर टोटल एनर्जी का मतलब, तो टोटल एनर्जी का मतलब स्टूडेंट, और ये किसका एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है। किसका एनर्जी है स्टूडेंट? तो इस टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा, समझ गए? और दोनों को मिलाकर यहाँ पे बोला गया है टोटल एनर्जी, करेक्ट ना? इसलिए खुदा ना खास से ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा इतना खोलकर, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाएगा कि टोटल एनर्जी में सिर्फ टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, तो बोलना है कि टोटल एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का दो टाइप का एनर्जी होता है, एक काइनेटिक एनर्जी भी होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, राइट? फॉर इसको ऐसे मानिए कि मान लेते हैं कि कोई भी प्लैनेट अर्थ के अराउंड अगर घूम रहा है तो उसके पास दो एनर्जी है, एक तो स्पीड के कारण और मास के कारण काइनेटिक एनर्जी रहेगा हाफ mv², राइट? और एक अर्थ से अट्रैक्टेड है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा, और दोनों का कम्बिनेशन मिलाकर उसके पास टोटल एनर्जी है, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे सपोज कीजिए कि न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक अर्थ है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी दो टाइप का एनर्जी रहेगा, एक काइनेटिक एनर्जी रहेगा, एक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, और इन दोनों को मिलाकर एक टोटल एनर्जी है, राइट? अब यहाँ पे थोड़ा देर के बाद आपको बता देंगे कि सर तो काइनेटिक एनर्जी का इसमें कितना वैल्यू रहेगा और पोटेंशियल का कितना वैल्यू रहेगा, तो मैं दोनों यहाँ पे बोलूँगा, लिख दूंगा, और अभी के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि डेरिवेशन पार्ट पे ना जाए, इस फार्मूला को रट लें, करेक्ट हो जाएगा ना? चलिए, तो नेक्स्ट बात, इस फार्मूला पे फोकस कीजिए। तो ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, देन व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी? वेरी गुड, इंक्रीजेज, वजह ए नेगेटिव साइन, राइट? -2 बड़ा या -4 बड़ा? तो टोटल एनर्जी एन का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ब्रैकेट का वैल्यू कम होगा, राइट? लेकिन ड्यू टू नेगेटिव साइन ये बड़ा वैल्यू होता जाएगा, राइट? आप लोग समझे या नहीं समझे मैंने क्या बोला? इसका जनरली ऐसा लगेगा कि एन तो नीचे है तो एन ज़्यादा तो एन कम नहीं, एन ज़्यादा ड्यू टू नेगेटिव साइन। आप लोग इस बात को नोट कर लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज, राइट? ये पहला ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज इन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज, इज इट राइट? सबको दिमाग में चला गया कि मैंने क्या क्यों ऐसा बोला? ओके, तब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा किसी भी एटम और आयन के लिए, मैं किसी भी एटम और आयन के लिए बोल रहा हूँ, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितना होगा? फॉर ए गिवन एटम और आयन, और इसके बाद बार बार नहीं डिफाइन करते रहेंगे। फॉर ए गिवन एटम और आयन का मतलब कि जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए फार्मूला है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं है, ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, राइट? कितना रहेगा? मैक्सिमम पूछा हूँ भाई, मिनिमम नहीं। और फॉर ए गिवन, यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई मैं फार्मूला दे दिया y = 2yx, और आपसे मैं पूछा कि y का मिनिमम वैल्यू x जितना ले सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी ले सकते हैं, और बोलूँगा y का मिनिमम वैल्यू, तो आप बोले था कि यहाँ पे x बढ़ाते चले जाएंगे, तो x का वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं ऐसे कर दिया, यहाँ से जा सकते हैं, या ऐसे कर दिया इस केस के लिए,
तो यहाँ पे जब जैसे ही मैंने फार्मूला दे दिया En और उसका क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू, राइट। और फॉर ए गिवन एटम और आयन, तो ए ब्रैकेट गिवन का मतलब जेड को फिक्स कर दिए। गिवन का मतलब क्या है, किसको फिक्स कर दिए, जेड को फिक्स कर दिए, राइट। तब आपके पास वेरिएबल के नाम पे सिर्फ एन है ना, और एन का वैल्यू तो आप क्या ले सकते हैं, फ्रैक्शन तो ले नहीं सकते हैं, ऑर्बिट नंबर है, राइट। और 1 से ही स्टार्ट करना है। तो आपको अभी जस्ट बताए थे एन का वैल्यू इंक्रीजेज देन टोटल एनर्जी इंक्रीजेज, राइट। तो एन का वैल्यू और भी इंक्रीजेज तो टोटल एनर्जी और भी इंक्रीजेज। तो एन का वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक जा सकते हैं, वेरी गुड, इन्फिनिटी तक, राइट। इसका मतलब है मैक्सिमम एनर्जी कब होगा, बोर मॉडल में, जब एन टेंडिंग टू व्हाट, इन्फिनिटी। और जब एन इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, आप लोग एग्री हैं मेरे बात से? ये अरे होना भी चाहिए था। यहाँ देखिए, इन्फिनिटी को छोड़कर एन का कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो आपको नहीं था कि टोटल एनर्जी निगेटिव रहेगा, ये भी ऑब्जर्वेशन है। अदर देन एन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज निगेटिव। अदर देन एन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज निगेटिव, इज इट राइट? और जीरो किसी भी निगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है, राइट। इसलिए जीरो किसी भी निगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है, करेक्ट ना। दिस इज द वजह कि आज के बाद बोर मॉडल में मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कहाँ रहेगा, जब एन का वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा। करेक्ट बोल रहा हूँ ना, इस पर मल्टीपल चॉइस आएगा, करेक्ट ना। आप लोग को सबको समझ में आ गया कि मैंने बस फार्मूला को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, सिर्फ फार्मूला लिख के छोड़ेंगे नहीं ना भाई। फार्मूला पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फार्मूला को पहले समझ लेंगे, जान पहचान कर लेंगे, राइट, कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। करेक्ट एवरीवन। अब इसका उल्टा, मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ए गिवन एटम और आयन दोज हु कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी क्या हो सकता है। तो सर एन का वैल्यू जब मिनिमम, यहाँ पे आपने बोला कि एन इंक्रीजेज देन टोटल एनर्जी इंक्रीजेज, तो इसका उल्टा तो यही होगा ना, एन डिक्रीजेज देन टोटल एनर्जी डिक्रीजेज। तो भाई एन को डिक्रीज करते करते कहाँ लाएंगे, 1 से तो नीचे जाएंगे नहीं, राइट। इसका मतलब है कि किसी भी गिवन एटम और आयन के लिए बोर मॉडल में मिनिमम एनर्जी ऑर्बिट नंबर 1 में होगा, इज इट राइट। तो एक और लाइन लिखिए पॉइंट बनाकर, फॉर ए गिवन एटम और आयन मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर मॉडल, ठीक है स्टूडेंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विच ऑर्बिट, कल आर के सर का क्लास डिस्टर्ब हो गया फिजिक्स का, ओके। सर ने रिक्वेस्ट किया है कि आज क्लास लगाने के लिए, क्या आज आप लोग क्लास कर पाएंगे, क्योंकि पिछले सैटरडे को भी नहीं हुआ था तो बहुत गैप हो जाएगा फिर नहीं। तो आज थोड़ा सा क्लास को रीशेड्यूल करूँगा, मैथ के क्लास के टाइम पे फिजिक्स लगाऊंगा और मैथ का 4 बजे से या 4:30 से लगा दूंगा, ओके है ना। आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ओके। तो फॉर ए गिवन एटम और आयन मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर मॉडल व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो मिनिमम एनर्जी कितना रहेगा सर, -13.6 जेड स्क्वायर अब बाई 1 का स्क्वायर, ये भी आएगा, ठीक है। और गिवन बोलने का मतलब मेरा एटम और आयन दिया रहेगा, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना।
हम्म सबसे पहले ये बताइए कि इसका वैल्यू क्या होता है। टू बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे -13.6 जेड स्क्वायर, तो ए वैल्यू तो गिवन के लिए फिक्स हो गया। अब बाई एन स्क्वायर, राइट। एन बड़ा बड़ा एन इंक्रीजेज, तो मैंने क्या बोला, टोटल एनर्जी इंक्रीजेज। ये समझ गए ना, टोटल एनर्जी इंक्रीजेज क्यों, ड्यू टू नेगेटिव साइन। एन बड़ा करते हुए कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी। बोर मॉडल में तो इन्फिनिटी तक बना गया है ऑर्बिट नंबर। तो यहाँ पे एन बड़ा हो रहा है तो टोटल एनर्जी ज़्यादा हो रहा है, एन और ज़्यादा बड़ा होगा, टोटल एनर्जी और भी ज़्यादा होगा। तो एन बड़ा करते करते कहाँ तक जा सकते हैं मैक्सिमम एन का वैल्यू, यस। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसलिए तो 0 बोल रहा हूँ नहीं, मैक्सिमम। इसका मतलब बोर मॉडल में मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना वोल्ट रहेगा, 0 वोल्ट रहेगा। इज इट राइट। चलिए अब इस पे थोड़ा कुछ बच्चा टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जो आपसे पूछा जाएगा। फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एग्जाम में अगर यही आ गया, कैसे सॉल्व कीजिएगा। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे E1 लिखे, E2 लिखे या E3 लिखे हैं। इसका मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए इंडिकेट करेगा थर्ड ऑर्बिट, राइट। या थर्ड ऑर्बिट एनर्जी, अगर थर्ड ऑर्बिट का है तो उसको बोलते हैं थर्ड एनर्जी स्टेट। पढ़िए मेरे साथ, यस। तो क्या यहाँ पे वैल्यू पुट करें, -13.6, और जेड के बदले कितना पुट करें, 1 का स्क्वायर। किस में पूछे हैं, तो 3 का स्क्वायर। कैलकुलेशन आपसे हो जाएगा कितना, या कैलकुलेट करके एग्जैक्ट बताइए तो। वेरी गुड, 1.5 ना। तो एग्जाम में आएगा तो नहीं निकल जाएगा सर। आंसर अगर जूल में रहेगा तो क्या करेंगे, तो भाई जूल में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हो जाएगा ना। फाइंड टोटल, नेक्स्ट क्वेश्चन 1.51 ही लिखिए, 1.51 ही लिखिएगा। ये मेरा रटा हुआ वैल्यू है, आप भी रटिए इसको, बाद में रटवा देंगे इसको। 5 और फिर 5 तक हाइड्रोजन का रटा हुआ है मेरा है, वो पीछे उसके पीछे बजा होता है कि मैं कुछ कुछ काम अपने टाइम पे समझ कर रट भी गया था। जैसे HC का वैल्यू, राइट, जो भी वैल्यू जो यहाँ पे बार बार यूज होता है तो बेटर है ना कि उसको रट जाए एग्जाम में फास्ट होने के लिए, क्योंकि वही आने वाला है बाद में। ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में 1 साल के बाद प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा आपके लिए, नहीं कोरोना था तो थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है तो उसको हम लोग रट लेंगे, ये होता है तरीका। कल मेरे एक स्टूडेंट का NTSC क्लियर हुआ है फाइनल, अब उनको अगला 5 साल तक हर महीना 1500 या 2000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा। थोड़ा आप लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ख़राब अच्छे हैं, लेकिन बिल्कुल टारगेटेड रहिए, मोटिवेटेड रहिए। और मुझे भी इस टाइप का जब क्लास स्कूल का एग्जाम का ले रहा हूँ उससे मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अब और भी फ्री होकर रेगुलर क्लास में पढ़ा पाऊँगा। ऐसे क्या रहता है ना, बैक ऑफ द माइंड, स्कूल का एग्जाम आ गया अब जल्दी से पढ़ाओ दो, राइट। तो एक क्लास पैरेलली चल रहा है तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में हूँ कि अपना रेगुलर क्लास को हैम्पर नहीं होने दो, और बहुत बढ़िया से एक एक बात को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें।
वो स्लो होगा या फास्ट होगा इससे मतलब नहीं है, उस क्लास में सबको एक एक बात समझ में आना पड़ेगा। करेक्ट। तो फाइंड आउट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। कितना होगा स्टूडेंट? फार्मूला याद हो गया? क्या है फार्मूला? पढ़िए तो एक बार। Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा? -13.6। जेड का वैल्यू यहाँ पे कितना ले? लिथियम। जेड का लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 1 होगा। लिथियम के लिए लिथियम बोल रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 1 ले। अभी तो फर्स्ट पॉइंट में ही लिखवाए थे हाइड्रोजन का एटॉमिक, जब तक नाम सेम बोलेंगे तब तक एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा। करेक्ट ना? इलेक्ट्रॉन आउट होने से क्या उसका एटॉमिक नंबर चेंज होता है? एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। करेक्ट। तो जेड के बदले 1 पुट करें या 3 पुट करें? तब आप लोग एग्री हैं तो पुट करूंगा, अदरवाइज फिर से समझाऊंगा। और 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगता नहीं कि कैंसिल होकर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ, फाइंड आउट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बोरॉन 4+। कितना हो जाएगा एवरीवन? E2 निकालना है बोरॉन के लिए, राइट? -13.6। जेड के बदले कितना पुट करें फास्ट? 5 का स्क्वायर। और किस ऑर्बिट में निकालना है? सेकेंड। तो एन के बदले कितना पुट करें? 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट। -13.6 इंटू, यस बोलिए बोलिए। बोलिए तो एवरीवन, किसी का डाउट था? एक कैलकुलेशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर टोटल एनर्जी पे जो क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट इस फार्मूला पे टोटल एनर्जी निकालने के लिए, चाहे वो हाइड्रोजन का हो या हीलियम प्लस का हो या लिथियम 2+ का हो या बेरिलियम 3+ का हो या बोरॉन 4+ का हो या कार्बन 5+ का, करना तो कुछ है नहीं, बस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देना है, राइट? अब उसी का लैंग्वेज ऐसे बनाया जाएगा, फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5th एनर्जी स्टेट। तो 5th एनर्जी स्टेट, 5th एनर्जी स्टेट का मतलब में कौन सा, और ऐसे बोला जाएगा आपको समझाने के लिए। 5th एनर्जी स्टेट का मतलब कौन सा ऑर्बिट का पूछ रहे हैं? 5th ऑर्बिट का पूछ रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट नहीं बोला हूं, 5th एनर्जी स्टेट बोला हूं, राइट? एक्साइटेड स्टेट पढ़ाएंगे, एक कुछ और होता है। 5th एनर्जी स्टेट का मतलब 5th ऑर्बिट। करेक्ट। चलिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक रूल पढ़ाए थे, n+l, लेकिन वहाँ पे लिखवाए होंगे कि इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर। इज इट राइट? बट बोर मॉडल में फार्मूला क्या है? बोर मॉडल में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या है? देखिए तो -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट राइट? इसका मतलब ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाएगा कि बोर मॉडल में फॉर ए गिवन एटम और आयन, गिवन एटम और आयन पक्का दिया रहेगा। करेक्ट। तो गिवन एटम और आयन का मतलब जेड को कर दिए फिक्स। करेक्ट।
वो गिवन है, उसके लिए सिर्फ बात कर रहे हैं। तो बोर मॉडल में फॉर ए गिवन एटम और आयन तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने करेक्ट बोला क्योंकि सिर्फ एन नजर आता है, राइट। इसको नोट कर लीजिए। इन बोर मॉडल टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in Bohr model total energy of electron only depends on principal quantum number, only depends on principal quantum number, करेक्ट ना। इन बोर मॉडल एक्चुअल में ये बात मुझे नहीं लिखवाना चाहिए था क्योंकि ये क्वेश्चन मिलेगा तो मैं चाहता था कि बच्चे खुद सोचें। तो सारा बात क्या होता है ना, टीचर बोल देते हैं तो और भी आसान हो जाता है। सिर्फ मैं ये फार्मूला देखकर ऑब्जेक्टिव, चूँकि मेरा क्वेश्चन ही रहता मल्टीपल चॉइस में कि बोर मॉडल में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, पहला ऑप्शन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड ऑप्शन एजिमुथल क्वांटम नंबर, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो सिर्फ यहाँ पे एल नजर आ रहा है क्या फॉर्मूला में? एल नजर आ रहा है भाई? एल नजर नहीं आ रहा, राइट, सिर्फ एन है, करेक्ट ना। तो जो भाई फार्मूला में रहेगा उसी पे तो डिपेंड करेगा। तो लिख लीजिए कंक्लूजन, इन बोर मॉडल टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सर इनडायरेक्टली बोल दीजिए ऑर्बिट नंबर, राइट। ऑर्बिट नंबर का यहाँ दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। करेक्ट एवरीवन, यहां तक तो हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब एक फार्मूला और याद रखिएगा, यहां देखिए क्यों आया, कैसे आया, ये सब डेरिवेशन में। काइनेटिक केन क्या है? केन का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इसको क्या पढ़ेंगे? हालांकि इससे क्वेश्चन पूछने का चांस 1% रहेगा एवरीवन। ये फिजिक्स का बात हो गया है, ठीक है, बट फिर भी लिखवा देते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या इंडिकेट करेगा? इन nth ऑर्बिट, करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये वैल्यू होता है टोटल एनर्जी जो रहेगा। किसी का डिस्टर्ब हो रहा है ऑडियो? टोटल एनर्जी जो रहेगा उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2, याद कर लीजिएगा। मैग्नीट्यूड टोटल एनर्जी बाय 2 नहीं, मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर अगर मॉडुलस नहीं लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव रहेगा। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं होता है, राइट। इफ यस, तो मान लेते हैं एक, ये समझ में आ गया। और पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट होता है 2 इंटू टोटल एनर्जी। ऐसे मॉडुलस लगाए हैं? नहीं लगाए हैं ना। चलिए, तो इसको याद रखिएगा। हालांकि इन दोनों फार्मूला से क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत कम रहेगा, बट फिर भी इसका सर, इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे यूज होता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसे बोल दिया जाएगा
टोटल एनर्जी हाइपोथेटिकली मान लेते हैं -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा जाएगा। किसी ऑर्बिट में हाइपोथेटिकली सपोज कीजिए, लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैंने जो यहाँ पे फार्मूला एक हिंट दिया कंक्लूजन, उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन का? वेरी गुड, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल जी कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट? ओह सॉरी एवरीवन, सॉरी डिवाइड बाई 2 को हटाइए, डिवाइड बाई 2 को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 10। अब पोटेंशियल कितना होगा? ओके, इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? होना भी चाहिए था -10, क्योंकि टोटल एनर्जी कितना रहेगा? दिस प्लस दिस, इन दोनों का सब रहेगा टोटल एनर्जी, राइट? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -10 आएगा। तो एक्चुअली जब डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन के टाइम पे आपको जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना कंक्लूजन, उसको मैं प्रूफ कर दूंगा, करेक्ट? डेरिवेशन के टाइम, हाँ तो मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि स्केलर क्वांटिटी निगेटिव नहीं होता है। एक्स कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी ये निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव होता है, राइट? तो स्केलर क्वांटिटी हो सकता है निगेटिव एंड पॉजिटिव। एनी अलजेब्राइक क्वांटिटी कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव, राइट? वर्क डन, वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी ना। पॉजिटिव वर्क भी होता है, निगेटिव वर्क भी होता है, राइट? एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, राइट? एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, राइट? टेम्परेचर इन डिग्री स्केलर क्वांटिटी, राइट? -10 डिग्री भी होता है और +10 डिग्री भी होता है, करेक्ट ना? इसलिए एक तो कहीं पे बोला हुआ है ही नहीं कि स्केलर क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करेक्ट? हाँ, अब उसमें कुछ कुछ स्केलर क्वांटिटी है जो निगेटिव नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 12 mv², करेक्ट? तो फार्मूला से पता चला कि मास निगेटिव नहीं होता और v² पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये काइनेटिक ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये बात से मैंने काइनेटिक एनर्जी के लिए बोला, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सारा स्केलर क्वांटिटी के लिए बोल दिया कि ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, राइट? तो खुदा ना खास्ते अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पे, या उसका उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ये ले लिया आपको समझाने के लिए। इसका उल्टा क्या कर सकते हैं? इसका उल्टा कर सकते हैं कि आपको काइनेटिक एनर्जी दे देंगे 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तब पूछेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा भाई और टोटल एनर्जी कितना होगा, या बताइए तो यहाँ से हेल्प लेकर। टोटल एनर्जी कितना होगा? टोटल एनर्जी, गलत बात, टोटल एनर्जी -30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज इट राइट? बोर मॉडल में एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव रहता है, सिर्फ n = को छोड़कर, करेक्ट? इसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बराबर था, बट टोटल एनर्जी बोर मॉडल में क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा, करेक्ट ना? निगेटिव नहीं तो जीरो, बट जीरो कब होगा? जब n = है। मैं नहीं बोल रहा, फार्मूला बोल रहा है, करेक्ट? इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी दिया होता 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड था मॉडुलस लगाकर, राइट? इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या बोले हैं? 30 बोले या -30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? अब पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर? -60, राइट?
तो ऐसे आएगा क्वेश्चन उल्टा करके, ठीक है ना। बट आपके स्कूल के एग्जाम में यहाँ तक आने का चांस बहुत कम है, 99.9% चांस है कि इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन अभी नहीं आने वाला है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जस्ट डेमो तो दिया कि इंट्रेंस एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब एक टर्म बोर मॉडल में बहुत फेमस टर्म है जो आपके टीचर पढ़ाने के टाइम पे बोले होंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? यस, चीज़ों को थोड़ा समझिएगा। इसको स्टेशनरी ऑर्बिट को समझने से पहले 2-3 बातें समझिएगा, तभी आपको देखिए होता क्या है ना, जैसे डिफिनेशन लिखवा कर छोड़ दिया जाता है कि इन बोर मॉडल इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए गिवन ऑर्बिट देन दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। बट बच्चे को स्टेशनरी सुनते ही बच्चे को लगता है कि ओके शायद उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, राइट। स्टेशनरी का मतलब तो वही सोचेंगे, या तो बोलेंगे ऑर्बिट रुका हुआ है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है। भाई हर टर्म का कुछ मीनिंग रखकर बात किया जाता है, करेक्ट ना। तो सबसे पहले आप ये बताएं, इन 9th या 10th तो पक्का पढ़े हुए, कोई भी पार्टिकल किसी सर्किल में घूमता है, राइट। इफ एनी पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल, तो उस पार्टिकल के पास एटलीस्ट एक एक्सेलरेशन होता है जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, नाम सुने हैं। और उसका फार्मूला होता है v²/r। एक कहीं पे मिला था 9th या 10th में, या बिल्कुल नहीं मिला है, और जिनको नहीं मिला है उनको बोलूँगा रटने के लिए अभी के लिए। इफ़ एनी पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल देन दैट पार्टिकल एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलावा भी होता है। इन सब बातों को हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, एचसीएम में है। बट एक बात अभी के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए कि इफ़ एनी पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल then that particle must have at least one acceleration, that is centripetal acceleration, मतलब acceleration toward the center, correct। और उसका वैल्यू कितना होता है v²/r, कितना वैल्यू रहेगा v²/s। यहाँ तक बातें समझ में आ गया? समझना नहीं था इसको मतलब सपोज कर लेना था, नहीं जानते हैं तो कि ऐसा होता है, क्लियर। इसका मतलब बस मुझे यहाँ पे एक बात ये समझाना था कि कोई भी पार्टिकल आज के बाद अगर सर्कल में मूव करेगा तो उस पार्टिकल को एक्सेलरेटेड पार्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड पार्टिकल। बस इतना से मुझे मतलब था। और तो ओके सर, इसका मतलब है कि पार्टिकल के पास अगर एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी गिव्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ होगा तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो भाई यहाँ पे वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ से पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो डायरेक्शन अब इधर हो जाएगा, यहाँ पे था तो डायरेक्शन इधर था, यहाँ पे था तो डायरेक्शन इधर था, राइट। एक क्लास में तो पढ़ाए थे ना फिजिक्स क्लास में dr/dt, और बताए थे कि देखिए इसको dr के डायरेक्शन में ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा। और dr बताए थे ना कि dr क्या होता है, dr का डायरेक्शन उस पॉइंट पे टेंजेंट के अलॉन्ग होता है dr का डायरेक्शन। तो भाई dr यहाँ का dr, यहाँ का dr, यहाँ हर पॉइंट पे dr का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट। इसका मतलब सर कोई भी पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करेगा तो उसका तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगा बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट। दैट्स वाई यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि एनी पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल मस्ट हैव एटलीस्ट वन एक्सेलरेशन, एटलीस्ट एक होगा ही होगा, और उसका नाम है, बोलिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वैल्यू क्या रहेगा v²/r, v²/r, इज इट राइट। तो इतना मेहनत करके लिखे हैं तो इसको लिख लीजिए। इफ़ एनी पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल, पहला पॉइंट बनाइएगा इस हेडिंग के अंदर, इफ़ एनी पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल then that particle must have at least one acceleration, then that particle must have at least one acceleration। yes, if any particle moving in a circle then that particle
must have at least one acceleration that is towards the center, correct, which is called centripetal acceleration, और उसका वैल्यू कितना रहेगा, v²/r, करेक्ट ना। चलिए, जहाँ पे v क्या है यहाँ पे v है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड स्पीड। यहाँ पे v क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, राइट, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं स्पीड बोलते हैं, राइट। और r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, r क्या है, सर्कल। चलिए यहाँ देखिए, बोर मॉडल, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है भाई, थोड़ा देख लीजिएगा। तो बोर मॉडल के पहले कौन सा मॉडल आया हुआ था, रदरफोर्ड का मॉडल, राइट। बोर मॉडल के जस्ट पहले जो मॉडल डिस्कवर हुआ था, थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, ये सब थियोरिटिकल बात, थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे आप लोग। थोड़ा तो 5% आप भी तो एफर्ट लगाइएगा, 95% मैं लगाऊंगा तो, करेक्ट, ओके। तो रदरफोर्ड का मॉडल वैलिड था, उन्होंने इतना सारा एक्सपेरिमेंट किया, ये नहीं बोलेंगे जब किसी साइंटिस्ट का हम बोलते फेल्यूर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, भाई फेल नहीं है, वो कुछ पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, बट काम तो उन्हीं का शुरू किया हुआ है। अब मैं कैटलिस्ट को स्टार्ट किया और मेरा कमिंग जनरेशन हो सकता है कैटलिस्ट को इस आज के रेस्पेक्ट में 20 टाइम ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो क्या बोलेगा, फेल्यूर ऑफ रॉकेट सर। भाई मैं शुरुआत में ही किया हूँ 0 लेवल से, ये टफ टाइम मैं देख रहा हूँ, राइट। तो एक्चुअल में रदरफोर्ड का मॉडल जब आया था तो उस टाइम पे एक बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्सवेल, और इन्होंने मैक्सवेल एक अपना थ्योरी एक दिया, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, करेक्ट स्टूडेंट। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के आने के बाद रदरफोर्ड मॉडल फेल कर गया था। तो सर थ्योरी था क्या कि फेल कर गया, तो इन्होंने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल emit electromagnetic वेव। कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा, अगर वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो, करेक्ट। ये प्रूफ हो गया, ये एक्चुअली प्रूफ हो चुका था, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, करेक्ट ना एवरीवन। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, हाइड्रोजन को लेकर ही समझते हैं, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और ये है ऑर्बिट नंबर 1 और ये है ऑर्बिट नंबर 2, और यहाँ पे है मेरा इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट नंबर 1 पे में हाइड्रोजन का एनर्जी कितना है, ऑर्बिट नंबर 1 में हाइड्रोजन का टोटल एनर्जी कितना है भाई, -13.6, अभी तो फॉर्मूला दिए थे, 1 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, वेरी गुड। और टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन सेकेंड ऑर्बिट E2 कितना,
-13.6 1 का स्क्वायर बाई बोलिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट सर -3.4 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। तो एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा है, E1 में ज़्यादा है या E2 में ज़्यादा है? E1 में जो ज़्यादा बोलेंगे उनसे फिर से मेरा क्वेश्चन रहेगा -2 बड़ा या -4 बड़ा। तो आप बताइए तो ये वैल्यू बड़ा है या ये वैल्यू बड़ा है संस्कार? तो क्या बोलेंगे E2 ग्रेटर देन E1 राइट। क्या इसमें सही लिखा? वेरी गुड। अब नेक्स्ट बात ये बताइए कि यहाँ पे और यहाँ पे में कहाँ किस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा है न्यूक्लियस के साथ? तो सर ये तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्लोज रहेगा तो अट्रैक्शन का पावर ज़्यादा रहेगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा राइट। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे अट्रैक्शन कम है राइट। तो यहाँ से यहाँ तक खुद से आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन है, इसको यह सर पकड़ कर लाना पड़ेगा करेक्ट। इस पर वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, तब यहाँ से जाकर यहाँ पे आएगा करेक्ट ना। ओके, इसका मतलब इन दोनों एग्जाम्पल से मैंने ये समझा कि अट्रैक्शन इंक्रीजेज, यहाँ पे जहाँ पे यहाँ देखिएगा जहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है वहाँ पे एनर्जी कम है करेक्ट। देखिए तो मैंने जहाँ पे दो जगह फिंगर रखा हूँ, अट्रैक्शन ज़्यादा तो एनर्जी कम और अट्रैक्शन कम तो एनर्जी ज़्यादा। देखिए तो इसका मतलब इस डायग्राम से एटलीस्ट मेरे ऊपर ट्रस्ट करके इतना तो बोल सकते हैं आज के बाद, अट्रैक्शन के लिए कम से कम अट्रैक्शन इंक्रीजेज, इफ कभी फेल नहीं करेगा, एनर्जी डिक्रीजेज, और अट्रैक्शन डिक्रीजेज एनर्जी इंक्रीजेज करेक्ट ना। चलिए यहाँ तक लिखिए फास्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, थोड़ा देर वेट कीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम इस बात पे? थोड़ा सा एक प्रूफ भी कर दिए और आज को इसको रट भी जाना है। अट्रैक्शन ज़्यादा एनर्जी कम एंड वाइस वर्सा करेक्ट। चलिए एवरीवन, अब यहाँ देखिए रदरफोर्ड का मॉडल में रदरफोर्ड ने माना था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है करेक्ट। और रिवॉल्व कर रहा है इतना बोलकर छोड़ दिए, उसके अलावा कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया ही नहीं कि रिवॉल्व करेगा तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा क्या नहीं आएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे जैसे मैक्सवेल का थ्योरी आया तो उन्होंने सोचा कि इफ़ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये चार्ज पार्टिकल है करेक्ट, और सर्कल में मूव कर रहा था, एक्सीलरेटेड हो गया करेक्ट। और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एनी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेव इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट एनर्जी। इसका मतलब है कि यहाँ से जब एनर्जी रिलीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, उन्होंने रदरफोर्ड को ऐसा काउंटर किया रदरफोर्ड मॉडल को कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्किल इट मीन्स इट इज एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा होगा या कम होगा। लीजिए आप पैसा खर्च करें, आपके पास पैसा और ज़्यादा हो रहा है तो बड़ा अच्छा काम हो गया राइट। इलेक्ट्रॉन से एनर्जी जा रहा है तो इसका एनर्जी और ज़्यादा होगा, देंगे तब ज़्यादा होगा ना, कम होगा। और एनर्जी डिक्रीजेज देन अट्रैक्शन इंक्रीजेज, और अट्रैक्शन इंक्रीज का मतलब वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा या पास आना स्टार्ट हो जाएगा।
इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आते जाएगा और पास आते 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 एक टाइम पे इसको न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए था, करेक्ट। और अगर ये न्यूक्लियस में फॉल कर जाता मतलब एलिमेंट का अस्तित्व खत्म, और एलिमेंट का अस्तित्व खत्म मतलब हम लोग खत्म। हम लोग भी तो भाई एलिमेंट से ही बने हुए हैं ना, कैल्शियम पोटेशियम जो भी है। इसका मतलब है कि एलिमेंट ही नहीं रहता भाई अगर ये मॉडल काम करता तो, बट एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक। आप समझ गए कि कितना इंटरेस्टिंग था। ये थोड़ा सा समझने से इस ड्रॉबैक को समझ गया कि रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कंटिन्यूसली डिक्रीज किया जाता है। पता क्यों? रीजन, क्योंकि इसका एनर्जी सारी डिक्रीज करता है, एनर्जी डिक्रीज करता है तो अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, राइट। और अट्रैक्शन इंक्रीज करता था, इसका डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस कम होते 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 लास्टली किस में फॉल कर जाता? न्यूक्लियस में फॉल। तो रेगुलर क्लास में इसको मैं बढ़िया से एक पैराग्राफ में लिखवाऊंगा, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। इसको बस यहाँ पे सुन लीजिए और एंजॉय कीजिए, करेक्ट। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक। ऐसी ड्रॉबैक को बोर मॉडल ने एक एजम्पशन के साथ करेक्ट किया, ठीक है। तो ये मैंने किसका ड्रॉबैक दिखाया? पाथ। ये अकॉर्डिंग टू किसका होता है? रदरफोर्ड मॉडल। ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। अब थोड़ा सा ऑडियो किसी का अगर साउंड आ रहा है तो म्यूट कर लीजिए। मेरा आवाज़ आ रहा है सही से? ओके। चलिए एवरीवन, तो हम लोग स्टेशनरी ए बोर मॉडल का वन ऑफ द एजम्पशन है। बहुत सा एजम्पशन था। पहला बोर मॉडल का एजम्पशन क्या था कि ऑर्बिट में इनफाइनाइट, एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट होता है, 1 2 3 4। एक और एजम्पशन था बोर मॉडल वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये थर्ड एजम्पशन, राइट, स्टेशनरी ऑर्बिट का। एजम्पशन का मतलब पोस्टुलेट्स, राइट। तो स्टेशनरी ऑर्बिट में देखिए उन्होंने अपने थ्योरी को और रदरफोर्ड को काउंटर करने के लिए अभी भी उन्होंने क्या बोला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन अभी भी सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व कर रहा है, करेक्ट है एवरीवन। अभी भी इन बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन also moving in a circular path which is known as orbit, right? But even if it is accelerated, उनका assumption मैं बोल रहा हूँ, even if it is accelerated but it does not emit electromagnetic wave. Even if it is accelerated, उन्होंने assumption लेकर थ्योरी को आगे बढ़ाया कि ठीक है, no doubt it is moving in a circular orbit, but even if it is accelerated but it does not emit electromagnetic wave. और अगर ए ऑर्बिट नंबर n है और ये इस ऑर्बिट में सर्कुलर ऑर्बिट में एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इवन इफ इट इज एक्सेलरेटेड हो गया, बट एक्सेलरेटेड होते हुए भी ये एनर्जी रिलीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज नहीं करेगा। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज नहीं करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का इस ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, राइट। और टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, ना ही ज़्यादा हो रहा है ना ही कम हो रहा है इन दिस गिवन ऑर्बिट। एक पार्टिकुलर ऑर्बिट, ये ऑर्बिट सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इन ए गिवन ऑर्बिट व्हेन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इट डज नॉट इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इट एक्चुअली इट शुड बी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, जो कि एक्चुअली होना चाहिए था बट ये नहीं करता है, करेक्ट। और जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज नहीं करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट रहेगा
इस टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट जो कांस्टेंट है, इसी को बोला गया है स्टेशनरी टर्म, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये नहीं कि ऑर्बिट रुका हुआ है या इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है। स्टेशनरी ऑर्बिट का यहाँ पे मीनिंग था कि किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उस टाइम पे वो एक्सेलरेटेड होते हुए भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। जब एनर्जी रिलीज नहीं करेगा तो उसका टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उस गिवन ऑर्बिट में कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, इसका मतलब स्टेशनरी का मीनिंग किससे था यहाँ पे? कोई आपसे पूछेगा आज के बाद व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोर मॉडल, बोलना है कि स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब था इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी इन ए गिवन ऑर्बिट कांस्टेंट से, राइट? समझ में आया कि व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट? क्या है स्टेशनरी ऑर्बिट का मीनिंग? इलेक्ट्रॉन रुका हुआ, कांस्टेंट, इवन इफ इट इज एक्सेलरेटेड, इवन इफ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इसका एनर्जी डिक्रीज करना चाहिए था, राइट? बट नहीं करता है। एक क्या था? एजम्पशन था बोर का, और फिर इस एजम्पशन के साथ उन्होंने नाम क्या दिया? स्टेशनरी ऑर्बिट, करेक्ट? तो यहाँ पे एक लाइन तो लिखना बनता है। लिखिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, हाँ, चलिए मैं बोल रहा हूँ फिर से। कुछ नहीं मैंने बोला कि यहाँ पे स्टेशनरी टर्म का, स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब यहाँ था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रहेगा, किसी गिवन ऑर्बिट में रहेगा, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होते हुए भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज़ नहीं करेगा। और जब एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा। तो किसी गिवन ऑर्बिट में टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी गिवन ऑर्बिट में टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए इसको भी फिक्स कर दिया, इसको भी गिवन ऑर्बिट बोल रहे हैं तो इसको भी फिक्स कर देंगे। किसी गिवन ऑर्बिट का मतलब ऑर्बिट नंबर चेंज कर रहे हैं या पार्टिकुलर उस ऑर्बिट का बात कर रहे हैं? गिवन ऑर्बिट का मतलब क्या? पार्टिकुलर ऑर्बिट। तो पार्टिकुलर ऑर्बिट जैसे ही बोले पार्टिकुलर ऑर्बिट फॉर पार्टिकुलर एलिमेंट, तो पार्टिकुलर ऑर्बिट फॉर ए पार्टिकुलर एलिमेंट मतलब दोनों चीज फिक्स कर दिए, इसको भी और इसको भी, राइट? तो उस केस में ए वैल्यू चेंज होगा या कांस्टेंट हो जाएगा? इसका मतलब किसी गिवन ऑर्बिट में एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कांस्टेंट रहता है उसी को हम लोग यहाँ पे टर्म दिए हैं। इसका मीनिंग होता है कि दैट ऑर्बिट इज अ स्टेशनरी ऑर्बिट, करेक्ट? तो स्टेशनरी ऑर्बिट का मीनिंग होता है एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट इज फिक्स्ड नॉट वेरिएबल, करेक्ट? इसका मतलब उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी लेकर ही घूमना पड़ेगा और ऑल द टाइम उतना ही एनर्जी रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ऑर्बिट नंबर 1 में हाइड्रोजन का ऑर्बिट नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? इवन इफ एक सर्कुलर मोशन कर रहा है लेकिन -13.6 ही रहेगा, जबकि -13.6 से कम होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, राइट? बट नहीं होता है, करेक्ट ना? तो लिखिए, मैं 2 पॉइंट में इसको क्लियर करता हूँ। लिखिए, हाँ, एज आंसर नहीं लेते तो अपना थ्योरी ही डेवलप नहीं कर पाते। जो आज थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इनका थ्योरी में से 1 मिनट में बता रहा हूँ, तो एक्चुअल में इनका 70% थ्योरी वैलिड है और 40% थ्योरी में एजम्पशन है, राइट? 70% वैलिड है कि जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहेगा तो यहाँ पे बढ़िया से काम कर जाता है। और इस एजम्पशन में देखा भी गया है कि जो बात उन्होंने बोला है उसमें कुछ बातें बिल्कुल करेक्ट चल रहा है, बट कुछ बातें सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए होता है ना, मैथ को सॉल्व करने के लिए, लेट अस सपोज वैल्यू ऑफ दिस इज x मान लेते हैं, वैसे ही उन्होंने अगर एजम्पशन नहीं लेता तो आगे थ्योरी को नहीं बढ़ा पाते। तो हो सकता है कि ये मोटा मोटी ये 80% बातों को, इनके बातों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब एजम्पशन तो का मतलब तो यही हुआ, अगर एजम्पशन नहीं रहता तो इसको लॉ बोल देते, फिर एजम्पशन बोलते ही नहीं, राइट? पास्टुलेट्स बोलते ही नहीं, ठीक है ना?
चलिए एक पॉइंट लिखे तो लास्टली सर हम लोग को यही पढ़ना है, मेरी तरफ से लास्टली यही बोल लूँगा कि अब इसका डोमेन क्या लगता है, इतना ही थ्योरी रहेगा बोर मॉडल, आगे पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा होगा, बट आगे अगर इस पर रिसर्च करना है तो हम लोग वहाँ पे जाकर करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग को इतना ही पे रहना है। इस क्लास में तो और भी कम पे ही रहना है। चलिए लिखिए पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a fixed circular orbit, in a fixed circular orbit having a definite energy, having a definite energy, comma, even if it is accelerated, even if it is accelerated, it does not radiate electromagnetic wave. Even if it is accelerated, it does not radiate electromagnetic wave. Yes, एकदम ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इवन इफ इट इज एक्सेलरेटेड, even if it is accelerated, it does not radiate electromagnetic wave. It does not radiate electromagnetic wave. Hence, total energy of electron in a given orbit, hence total energy of electron in a given orbit for a given element is constant, comma, due to this reason orbits are called a stationary orbit. Due to this reason orbits are called a stationary orbit in Bohr model. Due to this reason orbits are called a stationary orbit in Bohr model. एक मिनट स्टूडेंट, जब मैं कुछ समझाते रहूँगा एक वेट कीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, इसका मतलब है अगर हाइड्रोजन एटम का ही बात किया जाए तो इसका फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी, इस ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी करेगा या इस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल फिक्स कर दिया गया है। इसमें जब भी रहेगा -13.6, इसका तो इस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कांस्टेंट है, राइट। इस घर का एनर्जी लेवल ये भी कांस्टेंट है, करेक्ट। इसका मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है कि उस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल फिक्स्ड है, डिफरेंट एनर्जी लेवल है, राइट। तो एनर्जी लेवल फिक्स्ड फॉर ए गिवन ऑर्बिट, इसी वजह से उसका नाम दिया गया स्टेशनरी ऑर्बिट। तो स्टेशनरी का मतलब आज के बाद कोई पूछेगा व्हाट द मीनिंग ऑफ अ स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोर मॉडल, क्या बोलना है? फॉर ए गिवन एलिमेंट
हर पार्टिकुलर ऑर्बिट का अपना एक सर्टेन एनर्जी लेवल रहेगा जो फिक्स्ड रहेगा, वेरी नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। तो अब समझ में आ गया। अब बोलिए क्या डाउट है। जब भी समझाते रहेंगे तो बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा, जब मैं फुल स्टॉप लूंगा तो बोलना है। डाउट क्या है बोलिए। फेल नहीं कर गया, उन्होंने माना नहीं। मेरा बात सही है लेकिन आप नहीं मान रहे, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा बात सही है, आप नहीं मान रहे। मैं कितना बार बोल रहा हूँ कि बढ़िया से मन लगा के 10th से 11th में आ गए पढ़ाई कीजिए, और थोड़ा स्कूल वगैरह से ऊपर उठकर सोचिए, बड़ा बात सोचिए, तो दोनों चीज़ हो जाएगा। और आप ऊपर उठना ही नहीं चाह रहे हैं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो करेक्ट हूँ, मैंने इतना सारा रिजल्ट दिया IIT में, 100 में 100 केमिस्ट्री में दिया, 100 में 100 फिजिक्स में दिया है, स्कूल का टॉपर दिया है। वो तो एक मैं तो आप पे नहीं बोल रहा हूँ, सब पे बोल रहा हूँ। तो उनका थ्योरी फेल नहीं किया, थ्योरी आज तक वैलिड है, बहुत वैलिड है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही बहुत सारा रिसर्च हुआ, बहुत बड़ा थ्योरी है मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बोर ने माना नहीं, यही बोल सकते हैं ना, एजम्पशन ले लिया। करेक्ट। हाँ, दोनों अपने अपने जगह पे है। कुछ हद तक बोर का भी सही है और कुछ मैक्सवेल का तो ऑलवेज सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं माना गया। बट मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत बड़ा थ्योरी है, ऑब्वियसली वैलिड है। उसको एजम्पशन नहीं, मैक्सवेल एजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोले क्या, एजम्पशन बोले हैं क्या, बोले थ्योरी बोल दी, मतलब वो ऑलरेडी प्रूफ है, राइट। और एक चीज़ आपको बोल देते हैं, जैसे अभी तो आप जस्ट, लेकिन सुनना चाहिए, बहुत सारी बातें हम लोग भी अपने टीचर से सुने थे तो आगे चलकर समझ में आया। जैसे आप इतना सारा यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, नाम सुने हैं? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या MIT। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में मोटा थर्ड रैंक में आता है, टॉप 3 में इसको काउंट कर सकते हैं। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, राइट। ड्रीम रहता है सबका क्या स्टैनफोर्ड में पढ़े। या वर्कले यूनिवर्सिटी, ये नाम नहीं सुने होंगे, गूगल सर्च कर लीजिएगा पता चलेगा। अच्छा, वर्कले यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे वहाँ से जो भी बुक लिखा गया है उसमें 99% बुक को एक्सपेरिमेंट में प्रूफ होने के बाद लिखा गया है। जैसे हम लोग जनरली इंडियन राइटर हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट, यहाँ से 2 लाइन गूगल से लिया, यहाँ से 2 लाइन, यहाँ से 2 लाइन, राइट। अब मैं अपने ग्रेट टीचर जिनका मैं बुक को आपको फॉलो करवा रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डॉक्टर DK सिंह, राइट। तो उनका प्रीफेस में पढ़े होंगे कि कहाँ कहाँ से पढ़े हुए हैं। इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलोर से, इंडिया में सबसे टॉप रिसर्च का कॉलेज वही है। IIT एडवांस के थ्रू या KVPY के थ्रू, मतलब वहाँ पे एडमिशन मिलना पूरा इंडिया में, जिस डिपार्टमेंट में उनका सिलेक्शन हुआ था 15 सीट ही था। तो वहाँ पे जब PhD कोई करता है, किसी केमिस्ट्री में करता है, तो टन बाई टन, कि KG में नहीं बोल रहा हूँ, टन ऑफ टन केमिकल खर्च करके एक्सपेरिमेंट करता है, तब जाकर यहाँ तक डेवलप होता है। इसलिए मैंने जिनसे पढ़ा हूँ, टीचर कम साइंटिस्ट ज़्यादा बोल सकते हैं उनको। और PhD करने के बाद हर सबको अपना एक पार्टिकुलर, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं तो अपना एक पार्टिकुलर कंपाउंड आपको बनाना पड़ेगा नया, जो आज तक किसी ने नहीं बनाया है, तब आपको वहाँ पर डिग्री मिलेगा। और वहाँ के बाद पढ़ा है PDF, और नोबेल प्राइज़ विनर्स के अंदर भी काम किए हुए हैं, कोरी हाउसलकेन सिंथेसिस, वो अब पढ़ना है आपको। तो एक्चुअल में जब बड़े जगह पे जाइएगा तब वहाँ पता चलेगा अच्छा यहाँ पे क्या फैसिलिटी है। हम लोग के पास दिमाग की कमी नहीं है, फैसिलिटी नहीं मिल रहा भाई। कल आज ही डेट में मुझे अगर फैसिलिटी मिल जाएगा तो मैं और भी बड़ा लेवल पे काम कर सकता हूँ। सारा आइडिया है, टैलेंट भी है, हार्डवर्क करने का भी कैपेबिलिटी है। इसलिए हम ये है, बहुत सारा चीज़ है। इतने बड़े कंट्री में अब जाकर 20 IIT हुआ है या 16 या 18 IIT। हम लोग के टाइम पे 2006 में सिर्फ 6 IIT था। पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, राइट। US वगैरह में पॉपुलेशन है हम लोग का 1/5, 30 करोड़, राइट। और IIT के जैसा कितना सारा कॉलेज है। तो भाई वहाँ पे क्या होता है ना, जिसका इंटरेस्ट पढ़ने में, फैसिलिटी इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे कंपटीशन ही नहीं है। अगर थोड़ा भी पढ़ने में अच्छा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ हम लोग का सिलेक्शन थोड़ा था, रिजेक्शन होता है ना। 15 लाख बच्चे हैं, उसमें फिल्टर करके लेता है, राइट।
तो सिलेक्शन कहाँ हो रहा है? रेस में तो इतने लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि मैंने ये बात बोल दिया और सब डर कर सोच रहे शायद तो रिजेक्शन ही होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, राइट? आपको एक ही सीट चाहिए, तो उस टाइम पे ये सोचिए कि मैं दूसरे से कम नहीं हूँ। इसलिए 15 लाख में मोस्ट ऑफ द जनता पार्ट ऑफ द क्राउड होता है, भीड़ का पार्ट, तो लीडर कुछ ही होता है। अब उसमें आप खुद में से इतने बैच में तैयारी के लिए स्टार्ट किए हैं ना, देखिए आधा लोग बीच सफ़र में ही हिम्मत हार जाएगा। यहाँ से वो सोचेगा आप पहले बोर्ड कर लेते हैं, पता नहीं संभल नहीं पा रहा है, पहले से प्लानिंग नहीं करके चलेंगे। अब मैं तो बार बार बोल रहा हूँ ना कि ऐसे सिस्टमेटिक कीजिए, इतना ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक बार पढ़ा रहे हैं उसको दोबारा एक बार लिखने से बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब उनको टाइम निकालना पड़ेगा। अब पूरा अपने आप को एकदम स्कूल की तरफ ही फोकस कर दीजिएगा। तो पहले बोर्ड ही कर लीजिए, बोर्ड में 95% लाइए और कहीं पे कॉम्पिटिशन में होगा नहीं तो बैठे घर पे रह जाइएगा। क्या होगा फिर आपका? फैक्ट, बिल्कुल फैक्ट हो बात बोल रहा हूँ। चलिए, तो इसलिए थ्योरी सबका सही था। लास्टली सर किसका सही ज़्यादा बात था, किसका गलत था, उससे हमको मतलब नहीं है। बात ये था ऐसा स्कूल में एक एग्जाम में आएगा, हम लोग लिख कर आ जाएंगे, राइट? हम लोग का भी इतना लेवल है कि किसी साइंटिस्ट का थ्योरी को गलत तो सही करें अभी, उसके लिए हम लोग को बहुत पढ़ना पड़ेगा, राइट? उस लेवल पे जाना पड़ेगा। तो ये तो समझ में आ गया, व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। ये बात तो मैंने आज तक मैंने भी नहीं सोचा था कि कौन ज़्यादा करेक्ट हैं। चलिए, ये सब मत सोचिए, अभी जो होगा देखा जाएगा। अगला 2-3 साल तक तो रहेगा। न्यूटन 3rd 4th लॉ भी नहीं आया है पिछला 100 साल से, और उस पर इतने सारा हम लोग एक मिनट, उतने सारे सैटेलाइट वगैरह स्पेस आप देखते हैं, सब कुछ तो हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसी पे चल रहा है, राइट? आप एरोप्लेन में एरोप्लेन में इतना सफ़र कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की थ्योरी पे चल रहा है। इतना बड़ा शिप देख रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स थ्योरी पे चल रहा है। कहाँ फेल कर रहा है? बढ़ते ही जा रहा है। अब अचानक से सारा शिप डूबने लगेगा तब अच्छा फेल कर गया, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। इसलिए मोटा मोटी जो सब कुछ तो सही चल रहा है। अब उसमें बहुत सारा काम करने को है। अब उसमें मुझे थोड़ा डिबेट कीजिएगा तो मैं इस पर 1 घंटा बोलते रह जाऊँगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्ट करते हैं, तो भाई हम लोग जो पढ़ते हैं वो बहुत आइडियल सिचुएशन पढ़ते हैं। अब आगे बढ़िएगा तो वहाँ पे और उसमें चीज़ें जोड़ा जाएगा। अभी आप जस्ट 11th क्लास में गए हैं और अभी ही कॉम्प्लिकेटेड करके बातों को प्रेजेंट करना शुरू कर दें। मैक्सवेल का एक बस इतना ही बात से मुझे मतलब था, इसका इक्वेशन देते रहता जिसका आज तक कभी पूछा ही नहीं जाएगा आपसे कि इक्वेशन क्या था, कैसे आया है बात, कैसे रिलीज हुआ। तो आपको मुझे डिविएट नहीं ना करना है, आपको मुझे सिलेक्शन करवाना है, राइट? मेरा जो ड्यूटी मिला है 11th-12th के लिए और IIT तक पढ़ाने के लिए। एनीवे, यहाँ तक समझ में आ गया एवरीवन? चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा। अब नेक्स्ट फार्मूला ये है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट ना? इन nth ऑर्बिट। अरे बोर मॉडल का अगर फार्मूला है, मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही है, तो इट इज व्हाट? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्बिट? nth ऑर्बिट, करेक्ट? लिख लीजिए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कितना है फार्मूला में? 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। अभी बिल्कुल नहीं पूछता है सर ये कहाँ से आया। रेगुलर क्लास में आप लोग से कैलकुलेशन करके इसको ले आएंगे, तब पूछिएगा कि हाँ कहाँ से आया। अभी के लिए बस ये फार्मूला है सर, इस पर क्वेश्चन आएगा, हम लोग को बना के आ जाना है, करेक्ट? ये वैल्यू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड मेरा डाटा हुआ वैल्यू है, तो आप लोग भी आज के बाद रट जाइए, बाद में समझ लेंगे। हाँ बोलिए बेदार से। तो आज के बाद रट जाएंगे ना, वैल्यू फार्मूला पढ़िए तो 2-4 बार।
इसको रट जाना है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n, इज इट राइट? ओके, इस फार्मूला से आइए, मैंने स्पीड बोल रहा हूँ, n इंक्रीजेज, व्हाट अबाउट स्पीड? वेरी गुड। और n डिक्रीजेज, स्पीड इंक्रीजेज। इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन एटम और आयन कहाँ होगा? मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन एटम और आयन। वेरी गुड सर, जब n इक्वल टू 1 रहेगा, राइट? तो V मैक्स कितना हो जाएगा? 2.18 इंटू 10⁶। और क्या, Z नहीं दीजिएगा? क्योंकि फॉर ए गिवन एटम और आयन, तो मुझे एटम और आयन नहीं पता, लेकिन वो अगर पता रहेगा तो इसका मतलब उस एटम और आयन के लिए मैक्सिमम स्पीड का फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा, राइट? व्हेन n इक्वल टू 1, करेक्ट ना? इसका मतलब इसका मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास जाएगा उसका स्पीड बढ़ते रहेगा घूमने का, राइट? और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जैसे दूर जाएगा स्पीड कम होता जाएगा, करेक्ट ना? तो मिनिमम स्पीड कितना होगा? वेरी गुड सर, मिनिमम स्पीड होगा जब n का वैल्यू इन्फिनिटी कर देंगे, करेक्ट? 0 रहेगा। इसका मतलब यहाँ से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जब दूर जा रहा है तो इसका स्पीड कम होते जाएगा, और जब पास आएगा तो इसका स्पीड ज़्यादा होता जाएगा, इज इट राइट? चलिए यहाँ तक आइए। फाइंड आउट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन in fourth orbit of helium plus, in fourth orbit of helium plus कितना होगा? तो भाई फार्मूला ही तो लगाना है। n इक्वल टू 4, तो 2.18 इंटू 10⁶, और उसके बाद क्या लिखें? बोलते ही नहीं हैं, क्या समस्या है आप लोग को? ये बात बोलने में इतना टाइम लगेगा? मीटर पर सेकेंड, हाउ मच? 2.18 इंटू मीटर पर सेकेंड। तो नहीं लगता सर ये तो स्पीड बहुत ज़्यादा है, 10⁶ का ऑर्डर का है, मतलब बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंच रहा है, राइट? इसका एक एडवांटेज आगे चलकर आपको मिलेगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ में। एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी पढ़ाया गया होगा आप लोग को, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल, राइट? ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, कुछ ऐसा बात बोला गया होगा स्कूल में, डैम श्योर, राइट? तो एक्चुअल में किसी भी पार्टिकल का इफ मास इज वेरी वेरी लेस एंड स्पीड इज वेरी वेरी हाई कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो उसमें ड्यूअल कैरेक्टर आना स्टार्ट हो जाता है, और पार्टिकल कैरेक्टर भी रहता है और वेव कैरेक्टर भी रहता है। तो देखते हैं दिस इज द वजह इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी लेकर हम लोग क्वांटम थ्योरी पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन के साथ सेम सीजन था, इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी लेस एंड स्पीड उसके ऑर्बिट में इज वेरी हाई, जस्ट आपके सामने ही है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन का रियलिटी में दोनों कैरेक्टर रहता है, पार्टिकल नेचर भी रहता है और वेव नेचर भी शो करता है। पर अभी हम लोग लेकिन यहाँ पे इस थ्योरी में
बोर मॉडल में, बोर मॉडल इज क्लासिकल थ्योरी, ओल्ड थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी तो आ चुका, क्वांटम थ्योरी, राइट। तो बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को क्या मानकर हम लोग काम कर रहे हैं? पार्टिकल। बोलिए क्या मान के काम कर रहे हैं? पार्टिकल। चलिए, तो इस पे और भी क्वेश्चन करवाने का रिक्वायरमेंट है या इस पे इस फार्मूला पे क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा? बन जाएगा, अनटिल अनलेस ये फार्मूला रटा हुआ रहेगा, राइट। और ऑब्वियसली स्कूल के एग्जाम के लिए फार्मूला तो आप रटेंगे ही पक्का, और नहीं रटेंगे तो फिर आप देख लीजिएगा, मेरे पास प्रूफ रहेगा कि मैंने तो फार्मूला लिखवाया था। फिर से बोलिए तो। यस, लोएस्ट एनर्जी ले सकता है, लोएस्ट एनर्जी टोटल का सम था, राइट, टोटल का सम था, तो स्पीड हाईएस्ट ले सकता है, स्पीड हाई हो सकता है, एनर्जी कम होने से उसका स्पीड कम रहेगा, ये तो मैंने बोला ही नहीं। इसके मैं टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल है, राइट। हो सकता है काइनेटिक एनर्जी इज सो मच हाई बट पोटेंशियल उसका जस्ट डबल है, ये निगेटिव होने की वजह से इसका पॉजिटिव को निगेटिव कर दिया, ओवरऑल निगेटिव नज़र आ रहा है। और लास्टली इस बात का आंसर जो आप बोल रहे हैं, ये जो टोटल एनर्जी वगैरह आया है, टोटल एनर्जी जो आया है वो जिस डेरिवेशन से आया है उस डेरिवेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि अगर अट्रैक्शन ज़्यादा था इस वजह से ही स्पीड ज़्यादा हुआ है। स्पीड ज़्यादा की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं हुआ, उल्टा बोल रहा हूँ, फोर्स ज़्यादा था इसलिए स्पीड ज़्यादा हुआ। अब सोच रहे होंगे सर इसको थोड़ा समझ लेते तो बढ़िया रहता, राइट, दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब इस बात को मैं यहाँ पे अगर करना स्टार्ट कर दिया तो डेरिवेशन ही करना स्टार्ट कर, रेगुलर क्लास ही बन जाएगा। फिर भी आपके लिए सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैंने एक लाइन लिखवा कर छोड़ दिया था कि कोई भी पार्टिकल अगर एक सर्कल में घूमेगा तो दैट पार्टिकल मस्ट हैव एटलीस्ट वन एक्सेशन टुवर्ड द सेंटर, इज इट राइट? बोलिए, बिना फोर्स का एक्सेशन होगा? इसका मतलब टुवर्ड द सेंटर फोर्स लगेगा, करेक्ट। एक इनका क्वेश्चन था, जिनका क्वेश्चन था वो बोलिए, क्या नाम है आपका? नीरव। तो एक्चुअल में फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेशन टुवर्ड द सेंटर, एफ इक्वल टू ए में, तो ए में तो पढ़े होंगे। तो फोर्स ज़्यादा रहेगा तो एक्सेशन ज़्यादा होगा, तो फोर्स से जो ज़्यादा है वो तो अट्रैक्शन का फोर्स ही है ना, करेक्ट। अट्रैक्शन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से होता है, फोर्स एक्सेलरेशन की वजह से नहीं होता है। एक्सेलरेशन किसके वजह से क्रिएट होता है? एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, इज इट राइट? तो भाई एफ सी इक्वल टू एम, और एक्सेलरेशन का वैल्यू मैंने क्या बोला था फार्मूला, एम वी स्क्वायर बाई आर, करेक्ट। अब फॉर एक मिनट, इसका फार्मूला है फॉर ए गिवन ऑर्बिट एम और आर फिक्स हो जाएगा, एम बाई आर को फिक्स कर दिए क्योंकि गिवन ऑर्बिट है तो उसका डिस्टेंस भी से फिक्स हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो क्या वी स्क्वायर ज़्यादा बोलेंगे, तो स्पीड भी ज़्यादा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ रहेगा? फर्स्ट ऑर्बिट में, और सबसे कम अट्रैक्शन कहाँ रहेगा? लास्ट ऑर्बिट में, राइट। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन ज़्यादा होता जाएगा, दैट्स वाई मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसलिए इस पार्ट को यहाँ पे ही छोड़ दीजिए अभी के लिए। उसको एनर्जी से कंपेयर कीजिएगा तो पूरा डेरिवेशन में अलग अलग डेरिवेशन दिखा कर प्रूफ करना पड़ेगा कि देखिए इसलिए ऐसा ऐसा हुआ। अभी के लिए बस कोई एक गिवन ऑर्बिट ले लिया, मैंने फर्स्ट ऑर्बिट ही ले लिया, फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है तो ये वैल्यू तो फिक्स है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा तो स्पीड भी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और ये फार्मूला बना होगा तो कुछ ना कुछ डेरिवेशन करने के बाद ही फार्मूला आया होगा, और इस फार्मूला में एन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आया है, राइट।
ये फार्मूला मैं डायरेक्ट खुद के पास तो नहीं दे दिया, डेरिवेशन से ही तो ये फार्मूला आया होगा। चलिए इस पे क्वेश्चन आएगा तो बस यही आएगा, इस फाइंड आउट द भी देकर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत पूछेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv², एग्री ना। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप काइनेटिक एनर्जी बोर मॉडल में हाफ mv² से निकालेंगे या काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ से निकाल लीजिएगा, ये ज़्यादा आसान रहेगा ना आपके लिए। और आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, डोंट वरी, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि एमसीक्यू रहेगा, काइनेटिक पूछा जाएगा। इसमें कीजिएगा तो आपको 5 मिनट लग जाएगा कैलकुलेशन करने में, एम का वैल्यू पुट कीजिएगा, फिर भी का वैल्यू पुट कीजिएगा, उतना देर में तो आंसर आ जाएगा इससे, राइट। बस यूनिट का ख्याल कीजिएगा कि ऑप्शन में जूल में है या ईवी में है। अगर आपने ईवी में सॉल्व किया तो उसको जूल में फिर कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ओके स्टूडेंट, 1-2 फार्मूला और है, उसके बाद सर्टेन 5, 6, 7 प्रॉब्लम कर लेंगे। और नेक्स्ट जो स्कूल के एग्जाम के लिए क्लास लूँगा उसमें एनसीईआरटी लेकर बैठिएगा। एनसीईआरटी में भी जो रहता है रेड बॉक्स बनाकर क्वेश्चन या एग्जाम्पल में, वो क्वेश्चन भी आपके सामने देख लेंगे, करेक्ट। और आपका एग्ज़ाम, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम कब है? और बाकी का